हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और आप लगे होंगे अपने प्रिपरेशन में। ओके, चलिए आज हम अपना वीडियो लेकर के आए हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर्स। हम लोगों ने अपना मिरर्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर देखा था, देन आफ्टर दैट स्फेरिकल मिरर्स देखा था। स्फेरिकल मिरर्स में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को समझा था। यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था कि कैसे F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, कैसे मिरर फॉर्मूला आता है हमारा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है, मैग्निफिकेशन को समझा था, लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं, हमने उसको देखा था, उसके फॉर्मूले को देखा था। क्या था हमारा फॉर्मूला? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -V/U। ठीक है, और फोकल लेंथ के फॉर्म में भी हम लोगों ने उसमें फॉर्मूले को नोट पॉइंट में समझा था क्या? F-V/F, या दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा? तो था F/F-U। ठीक है कि नहीं? ओके, आज हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में। हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो देख लिया था। पहले वीडियो का एक ही पार्ट था, दूसरे वीडियो का भी एक ही पार्ट था, पर तीसरे वीडियो हम लोगों ने 3 सेक्शंस में उसको बांटा था। वीडियो थर्ड का ए, वीडियो थर्ड का बी और वीडियो थर्ड का सी सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने मिरर्स को पूरा अच्छे से कवर किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस को पहले देख लें, फिर न्यूमेरिकल समझें, या आपने कहीं पढ़ रखा हो तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल करने से आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। ठीक है, पर हम यहाँ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने से पहले या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम पहले एक बार अपने फॉर्मूले को सब यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना। बाकी कॉन्सेप्ट्स जो जरूरत पड़ेगी वो हम रिकॉल करते चलेंगे एज पर सिचुएशन गिवन इन न्यूमेरिकल। ओके, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा था, तो प्लेन मिरर में हमारे पास कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, जो भी था प्रॉपर्टी था। ठीक है कि नहीं? हाँ, एक हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था। क्या था हमारा पहला फॉर्मूला? बताइए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है कि नहीं? दूसरा अगर हम चले स्फेरिकल मिरर्स में, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। जहां पे सिंबल्स अपनी मीनिंग दे रहे होंगे। F है फोकल लेंथ, V है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था मिरर्स में। ठीक है कि नहीं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देखा था। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दैट्स व्हाई यू का तो साइन हमेशा कोई भी मिरर होगा नेगेटिव ही लेंगे। ओके बेटा, तीसरा हम लोगों ने देखा था, हालांकि इसको पहले देख लिया था, पर यहाँ पे हम इसको थर्ड पोजीशन पे रख रहे हैं। F इज इक्वल टू आर बाई टू, या आप यहां से कह सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। ओके बेटा, फिर हम लोग अपने फोर्थ न्यूमेरिकल पे चलते हैं, लीनियर, लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। हम लोगों तो अभी लीनियर पढ़ा है, पर एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है। ठीक है, वो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब पढ़ेंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लीनियर, लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ये होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप I/O भी लिखते हो, और ये -V/U होता है। ठीक है, और भी अगर हम और फॉर्मूले देख लें इसको, तो हम फोकस के फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है कि नहीं? तो फोकस के फॉर्म में क्या हो जाता है? F-V/F, और अगर U के फॉर्म में और फोकस के फॉर्म में देखेंगे तो F/F-U। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने न्यूमेरिकल्स में करेंगे। न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर्स। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, मिरर से रिलेटेड हम देख रहे हैं और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन, एक चीज को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो नंबर 3 के सी में हम यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे, तो बाय मिस्टेक रिफ्लेक्शन के बजाय हम लोगों ने
मैंने यहाँ पे माफ करिएगा रिफ्रैक्शन लिख दिया था, पर वीडियो के थंबनेल पे सही टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करते हुए आगे पढ़िएगा। पूरे पढ़ाई के दौरान आपको यही दिखाई देगा कि हम मिरर ही डील कर रहे थे, तो मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा उसको वहां पे इंप्रूव कर लीजिएगा, रिफ्रैक्शन के स्थान पर रिफ्लेक्शन लिख लीजिएगा, बोर्ड पे ही लिखा होगा। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटा, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स कितने तरीके से आते हैं हमारे पेपर्स में। तो पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यू भी आप बोलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर असर्शन रीजन बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और लॉन्ग बेस्ड होंगे। ठीक है, तो मिरर से रिलेटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में हमें डेरिवेशन बेसिकली देखने को मिलेगा। कौन कौन सा डेरिवेशन? एक तो ये कि मिरर फॉर्मूला, दूसरा डेरिवेशन हमारे पास है ये, हम लोगों ने इसको डेराइव किया था, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये था। ठीक है कि नहीं, तो ये कुछ डेरिवेशन है। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए है। तो लॉन्ग टाइप में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है कि नहीं, शॉर्ट टाइम में बेसिकली हम यहाँ न्यूमेरिकल्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप वीडियो लेक्चर से समझ चुके होंगे, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको उस तरह से इंटरप्रेट कर लीजिएगा अपने आंसर कॉपी में। ठीक है कि नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। ये हमने नोट कर दिया है सारे जितने भी आने वाले फॉर्मूलेज हैं। ठीक है कि नहीं, तो अब हम यहाँ पे समय को शॉर्ट करने के लिए पहले यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, देन उसके बाद असर्शन रीजन, और फिर न्यूमेरिकल्स पे एंटर करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लेकर के आ गए हैं अपना एमसीक्यू सेक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोलेंगे। यहाँ पे हम देखिए बेसिकली 1 2 3 4 चार क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये हमारे फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने अभी इससे पहले लिखा हुआ था बोर्ड पे। इनको हम अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम जो है इनको अप्लाई करें, और कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उनको अप्लाई करके हम अपने एमसीक्यू को सही करें। ठीक है कि नहीं, अभी हम और एमसीक्यू कराएंगे, पर हमारा बोर्ड पूरा फिल हो गया है, तो दैट्स वाई अभी हम चार क्वेश्चन को एक साथ टैकल कर रहे हैं। एक बार में लिख दिया यहाँ पे स्पेस करके, जितने ज्यादा क्वेश्चन एक बार में लिखे रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा, आपका वीडियो शॉर्ट रहेगा, नहीं तो आपको खामखा लंबी वीडियो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखिए पहले वन बाय वन क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमारा समझना मकसद है। ठीक है कि नहीं, समझे रहेंगे तो इससे मिलते जुलते कैसे भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और ये देखना जरूरी है कि जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। याद रखिएगा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की वर्डिंग को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू का, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखो बेटा, तो क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन। देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, और जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो ऐसे मेन चीज को थोड़ा सा, हालांकि एग्जाम में बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर को टिक नहीं करना है या पेन पेंसिल इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आप हल्का फुल्का टिक कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, लिखना नहीं है। ठीक है ना, मार्किंग कर सकते हैं, टिक ऐसे टिक कर सकते हैं, लिखना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है। जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो आपको माइंड में आएगा कि यानी हमें रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो इन रिफ्लेक्शन ओवर अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ओके, हमें प्लेन मिरर नहीं करना है, ये भी आपको क्लियर हो गया, स्फेरिकल मिरर में जाना है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा क्या है, रे है। ठीक है, पैरेलल में रे है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से पास थ्रू, कहां से वो रे पास होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्फेरिकल मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर से जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो पास थ्रू कौन, वो जो रे पैरेलल था इंसिडेंट में। ठीक है कि नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर है। तो इसके लिए आप देखो तो ये तो हमारा सीधे सीधे क्या हो गया बेटा, ये हमारा सीधे
रूल्स बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया, है ना। तो रूल्स अगर आपको क्लियर होगा तो आप आराम से इसको क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, अब इसमें इन्होंने स्फेरिकल मिरर बोला है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी ले सकते हो। तो हमेशा जब भी आपको ऑप्शन हो तो हमेशा कॉनकेव लिया करिए, क्योंकि उसमें 6 इमेजेस है ना, तो आपको लिटरली सूट करेंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये मान लेते हैं हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बताइए रूल नंबर क्या कहता है कॉन्वेक्स के लिए, कौन सा रूल होगा ये, फर्स्ट रूल क्या होगा, रूल हमारा फर्स्ट बेटा, कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू, वेरी गुड, बताइए क्या होगा, फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है ना। जबकि रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा कि लिखा आफ्टर अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पास थ्रू, यानी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करे, इसका मतलब ये पैरेलल वाला कंडीशन इंसिडेंट के लिए है, ठीक है। तो रूल आपको पता है तो आपने इसको अप्लाई किया और आपने देख लिया क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू फोकस। अब इसमें से अपना ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन सा आंसर सही होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है कि नहीं। मेरे ख्याल से अगर आप इसको समझ पाए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब जो हम करते जाएंगे, जो समझते जाएंगे, वो क्वेश्चन को हम इरेज करते जाएंगे ताकि हमारे पास स्पेस रहे, और स्पेस रहेगा तो हम चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। तो मेरे ख्याल से आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अ रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टूवर्ड्स, क्या कह रहे हैं कि एक रे है पास कर रहा है, या कहो डायरेक्टेड टूवर्ड्स, यानी उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी, ठीक है कि नहीं। तो एक रे है पास कर रहा है या उधर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, किधर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, किसमें, स्फेरिकल मिरर में, ठीक है कि नहीं। तो कह रहे हैं इज रिफ्लेक्टेड सच दैट इट ट्रैक बैक ऑफ इट्स पाथ, ठीक है कि नहीं। वो रिफ्लेक्ट होता है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि वो वही पाथ ट्रैक करता है जिस रास्ते से वो गया हुआ था, ठीक है। तो कह रहे हैं ये कंडीशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा रूल नंबर थर्ड है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी हमारा थर्ड ही है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टेड टूवर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है कि नहीं। तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स यहाँ बोलने का मतलब ये है, ये किसके लिए नोटिफाई कर रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जबकि पासिंग थ्रू वर्ड जो लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको वर्ड को तोड़ेंगे तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो पासिंग थ्रू का मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप समझ लेंगे कि अ रे पासिंग थ्रू कॉनकेव मिरर या डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है कि नहीं। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर या अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, मतलब यही दोनों मिरर इज रिफ्लेक्टेड सच दैट इट ट्रैक बैक ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। जब उसी पाथ से लौटता है तो ये बताइए ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बताइए जब हम मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर में जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो ऐसा कुछ पढ़े थे क्या कि पर्टिकुलर इस केस में नहीं अप्लाई होगा उस केस में अप्लाई होगा, ऐसा तो नहीं पढ़े थे। इसका मतलब क्या है कि अगर मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हर कंडीशन में रे के लिए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा, है कि नहीं। जबकि बीम में हमने पढ़ा था कि अगर रफ सरफेस है तो वहां पे नहीं होगा, पर अगर रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है तो वहां पे तो होगा। तो फिलहाल तो यहाँ रे की बात हो रही है तो यहाँ तो हर कंडीशन में लॉ फॉलो होगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। देखिए दो तीन तरीके होते हैं, चार तरीके होते हैं क्या करने के, ऑप्शन से सही वाले ऑप्शन को चूज करने का। जब हम एक एक करके चूज करते जाएंगे तो देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखिए पहला नहीं होगा तो
क्रॉस कर दिए। इस वाले मेथड को कहते हैं चूज करना या सेलेक्ट करना आंसर को एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करते जाइए, जो गलत है उसको हटाते जाइए, ऑटोमेटिक लास्ट में जो बच गया वो क्या हो गया हमारा राइट हो गया आंसर। तो ठीक है, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है कि नहीं। अच्छा लास्ट वाला देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो हम एक बार कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है और ये कहां से पास हो रहा है, सी से पास हो रहा है, ठीक है कि नहीं, और जैसे जा रहा है उसी पाथ से वापस आ रहा है, यही तो क्वेश्चन है। ये हमारा एफ है, ये हमारा पोल है, ठीक है बेटा। तो क्या है देखो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो फोकस तक का डिस्टेंस, यानी ये इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये इक्वल है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल। किसका डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से। ये बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस का जो डिस्टेंस है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस ये आपको बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरी बात है कि वो तो इस क्वेश्चन की डिमांड भी नहीं पूरी कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले पे चलते हैं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज मिडवे बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ये बताइए ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट तो कहीं इधर होगा, ठीक है कि नहीं, पोल हमारा यहाँ पे है। कैसे आपको पता चल रहा है कि मान लो ऑब्जेक्ट इधर कहीं है और इधर है, तो एकदम ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे केस में आप कैसे जज कर सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। यानी ये भी क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री हमारा जवाब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट की कहीं क्वेश्चन में बात हुई कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, नहीं। जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन ही नहीं पता है तो हम ये गारंटी कैसे ले लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो है, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा लाई करेगा। बात समझ में आ गया बेटा। तो ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं हो रही है क्वेश्चन में, दैट्स वाई ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फेल कर गया। तो बचा क्या हमारे पास, केवल एक सेकंड क्वेश्चन बचा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। अब यही सही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सी से पास होने वाली जो लाइन होती है मिरर पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी ये लाइन हमेशा नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है कि नहीं। दोनों मिरर्स की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं। और आपने पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मली आता है, यानी नॉर्मल के अलोंग आता है, तो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ से रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अच्छा जब ये होता है तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो है, पर आई और आर दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। तो देखो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि नॉर्मल ही है और नॉर्मल के रास्ते ही आएगा, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बनेगा यहाँ, तो आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जब ये रिटर्न होके जाएगा तो रिटर्न वाला रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल फिर से है, तो यही क्या होगा, आर के भी बराबर होगा। तो आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा सही इस तरीके से। ओके बेटा, अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की हमें अभी आगे जरूरत पड़ेगी, कुछ पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, इफ लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देखिए ये क्या है, मिरर इज ब्लैकेंड। ब्लैकेंड मतलब उसको मिरर को, कॉनकेव मिरर है ना बोला, तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका लोअर हाफ का मतलब ये वाला पोर्शन को क्या कर दिया गया है, ब्लैक कर दिया गया। जब इधर हमने क्या कर दिया, इधर ब्लैक कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब अब इधर मिरर का काम ही नहीं है, मिरर का वर्क ही नहीं करेगा, पॉलिश हो गई ब्लैक, तो ठीक है कि नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बचा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बस हाफ पोर्शन बचा है, इधर आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि लोअर हाफ मतलब आधा पोर्शन जो नीचे का है वो कॉनकेव मिरर का क्या कर दिया गया है, ब्लैक पेंट कर दिया गया है, यानी उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन सही है, तो कह रहा है इमेज डिस्टेंस इंक्रीजेस। ये बताइए इसके काले करने से ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा तो जो भी उसका इमेज बन रहा होगा, तो इमेज के डिस्टेंस पे फर्क पड़ता है क्या, मिरर के पॉलिश से। तो
ऐसा तो कहीं हम लोगों ने कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है कि क्या कहता है मिरर के सरफेस को ब्लैक करो या मिरर का एक पोर्शन गायब कर दो तो उससे जो है इमेज के डिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। तो ये तो वैसे ही हमको इलॉजिकल ही दिख रहा है। दूसरा, इमेज डिस्टेंस डिक्रीजेस, फिर से वही है, इमेज के ही डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। फिर हमारा सी है इमेज इंटेंसिटी इंक्रीजेस और डी है इमेज इंटेंसिटी डिक्रीजेस। अब यहाँ हमें समझने वाली बात क्या है कि अगर ये समझिए जब पूरा मिरर होगा तो ज्यादा लाइट आएगी कि नहीं इस पे, और ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी और इमेज पे ज्यादा लाइट पहुंचेगी इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है कि नहीं। जबकि अगर हमने पॉलिश हाफ कर दिया, ब्लैक पॉलिश कर दिया, ब्लैक एंड कर दिया, तो ऐसे केस में हमारा मिरर तो छोटा हो गया क्योंकि इधर मिरर का पोर्शन ही गायब है। तो जब मिरर छोटा होगा तो कम लाइट आएगी, इमेज भी कम लाइट ही फॉर्म करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कम लाइट पड़ेगी इमेज पे, और जब कम लाइट पड़ेगी तो उसका असर क्या होगा, जो हमारा लाइट है जो इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो इमेज हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। यानी लाइट ज्यादा अगर इमेज फॉर्म कर रहा है तो इमेज की इंटेंसिटी अच्छी होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसका ऑब्जर्वेंस, ठीक है कि नहीं। और अगर हमारी लाइट कम मिल रही है इमेज फॉर्म करते वक्त तो क्या होगा, इंटेंसिटी खराब होगी। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर ऐसा भी पूछा जाए कि मान लो एक हाफ पोर्शन ब्लैक एंड था, उस ब्लैक एंड को हटा के मिरर बना दिया जाए तो देखिए इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना। अभी क्या किया जा रहा है, लेकिन हम लोग हाफ पोर्शन को ब्लैक कर दे रहे हैं, तो इसलिए लाइट केवल इसी हाफ पोर्शन पे पड़ेगी और उससे इमेज बनेगा, इमेज बनना कंफर्म है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है। तो इंटेंसिटी पे असर पड़ता है, पहले तो आप ये याद रख लीजिए, ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मिरर का पोर्शन हम कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, पॉलिश वॉलिश करके, तो ऐसे केस में इंटेंसिटी पे असर पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। जितना ज्यादा कैप्चर करेगा ये मिरर लाइट उतना ही अच्छी इंटेंसिटी होगी इमेज की, और जितना कम कैप्चर करेगा लाइट उतनी ही कम इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इस आपको हमने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। एमसीक्यू में हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है कि कैसे हम जवाब दे रहे हैं। ओके, तो अपने फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो आप देख ही रहोगे, थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करने के कैसे पैटर्न होते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो उस क्वेश्चन से सबसे पहला काम आप करेंगे फिजिक्स में, इवन मैथ्स में भी, अगर पॉसिबल है तो फिगर को क्या करिए, ड्रॉ करिए, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड फिगर, ठीक है। आपको क्या लिखना चाहिए, गिवन लिखना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए जिसका सिंबल दिया है तो सिंबल फॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करिए। अब किसी का सिंबल आपको क्लियर ही नहीं है या दिया ही नहीं है, उसको वर्ड फॉर्मेट में ही लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं। पर आपको गिवन लिखना है, तो पहला काम फिगर बनाइए, अगर पॉसिबल है तो फिर फिगर और क्वेश्चन के बिहाफ पे गिवन लिखिए, गिवन को फिगर में भी दिखाइए, ठीक है कि नहीं। तीसरा है, फिर क्या करना है आपको, अगर कोई चीज पता करना है तो क्या पता करना है, तो टू फाइंड या टू कैलकुलेट, ठीक है, ऐसा कुछ हो तो वो रिप्रेजेंट करिए, देन अपना सॉल्यूशन यहां से दीजिए। अगर प्रूफ करना है तो वो करिए, ठीक है कि नहीं। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी कर सकते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करिए, ठीक है कि नहीं, और फिर फिफ्थ स्टेप है सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये होता है सही फॉर्मेट किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है ना, तो यहाँ पे पहले और आगे पढ़ लेते हैं। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। देख रहे हैं,
जब तक हमें मिरर ही नहीं पता होगा तो फिगर क्या बनाएंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर होगा कि कॉनकेव मिरर के बिहाफ पे हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। कॉनकेव मिरर बोलते ही बाकी सारी चीजें दिखा दीजिए। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है 3 सेंटीमीटर हाई का, यानी हाइट ऑफ इमेज भी दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कहां पे रखें इसमें ऑब्जेक्ट, ये तो हमारे लिए कंफ्यूजन का विषय हो गया ना, क्योंकि हमें फोकल लेंथ ही नहीं पता है। तो जब हमें एफ नहीं पता है तो सी नहीं पता है, क्योंकि अगर एफ पता होगा तो इनके बीच का फोकल लेंथ पता होगा। और आपको पता है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो कि 2f के पास होता है। ठीक है, यानी हमें ये दोनों चीजें क्या हैं, ये भी चीजें अननोन है, ये भी चीजें हमारे पास नहीं है। जब ये नहीं है तो हम कैसे बता ले कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखना है, नहीं पता है ना। लेकिन एक चीज हमें पता चल रहा है कि रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड फोकस होगा। ठीक है कि नहीं, फोकस और पोल के बीच में तो नहीं होगा। ठीक है, अब फोकस और पोल के बीच में नहीं होगा क्योंकि इसमें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, ये छोड़ करके बाकी सारा केस होगा। ठीक है, तो फिलहाल फिगर तो आप बना ही लिए, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। तो गिवन, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए आप फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं, लेकिन फिगर में तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर भी लिख दीजिए फ्रॉम फिगर, अगर कुछ छूटेगा तो फिगर संभाल लेगा उस चीज को। ठीक है, और हमेशा याद रखिए जब भी आप ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो ये जरूर बताइए कि कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन अ कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि अगर आपने कॉनकेव लिखा है तो आपको लिखते ही तुरंत आइडिया आ गया होगा कि जो भी फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, है कि नहीं। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा देखो लेफ्ट साइड है ना, तो निगेटिव होगा पोल की। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब इन कॉनकेव मिरर देखिए क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो सिंबल आपको पता ही है एच आई लिख लीजिए। कितना दिया हुआ है, सॉरी एच ओ होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है देखिए, और हमारे पास दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज, और क्या दिया है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब u की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ साइन कन्वेंशन भी आपको नोट करना है। तो ये बताओ, जनरली हम ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे +2 सेंटीमीटर। u हमेशा निगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे -16 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, गिवन में साइन कन्वेंशन जरूर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अननोन्स जो पता करना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लिखना है, वो आपको ऑटोमेटिक सॉल्व करने के दौरान मिल जाएगा। ठीक है, विथ साइन। तो u की वैल्यू 16 सेंटीमीटर माइनस में, और हमारे पास देखो आगे पढ़ते हैं तो इमेज रियल है, तो रियल के साथ आपको पता ही है इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो निगेटिव में होगी, कितनी होगी -3 सेंटीमीटर। टू फाइंड लिख लीजिए, क्या चीजें हमें पता करना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का सिंबल आपको पता ही है, ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो अब आप उसको अगर न भी देखिए क्वेश्चन, अच्छा सॉल्यूशन यही होता है कि आपको क्वेश्चन अब देखना ही ना पड़े, सारी बातें यहाँ पे हो। ठीक है, तो देखिए हम पूरी बात बता रहे हैं यहाँ से ही कि किसी कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया है, और हमें फोकल लेंथ पता करना है। ठीक है, तो अब ये बताइए इन सारे सिंबल्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इन सारे सिंबल्स का इस्तेमाल अगर आप देखो तो हम कहाँ करें बताइए। हमारे पास u दिया है, एच आई दिया है, एच ओ दिया है, तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला देखो फोकल लेंथ निकालने का यहां से है। ठीक है, ये ध्यान से देखिए m इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है कि नहीं, और ये भी फॉर्मूला है, तो ये दोनों फॉर्मूले को हम इसके साथ क्या कर दें, इक्वेट कर दे, तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल करिए, इसके साथ इसको इक्वेट करिए पहले। ठीक है, और फिर जो यहां से वैल्यू आएगी वो इस मिरर के फॉर्मूले में रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो पहले हम
सिंपल तरीके से करते हैं, फिर हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए कैसे करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, माइनस v बाई यू। ठीक है बेटा, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू यहां से देखिए, हमारे पास u है तो यहां से v मिल जाएगा ना, तो बताइए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब कुछ इधर लेकर के आते हैं, तो माइनस ये u ऊपर आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू माइनस u की वैल्यू देखिए -16, यूनिट सब सेम है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ इमेज कितना है देखिए -3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है तो +2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, या ऐसे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में ही आंसर आएगा 16 3 जा कितना होता है, 16 3 जा 48 अपॉन 2, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 से इसको कट करिए तो कितना आ गया हमारे पास 24, तो v आ गया हमारा क्या -24 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। हमें निकालना क्या, फोकल लेंथ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहां लिखेंगे बाय मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला, ये मिरर्स फॉर्मूला कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन सब में लगेगा, सब तरीके के मिरर में क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बताइए पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा uv अपॉन u प्लस v। ठीक है, इस वाले में हम वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू हमेशा कब रखना चाहिए, एकदम सिंप्लीफाइड कर लीजिए फॉर्मूले को, तब रखना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए u की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है -16 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू देखिए -24 आ चुका है, ठीक है कि नहीं, अपॉन u की वैल्यू -16 प्लस -24। ठीक है बेटा, यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। f इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई में साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 16 इंटू 24 अपॉन, यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है कि हम माइनस माइनस प्लस करें, तो देखिए क्या हो जाएगा -16 -24। इसको थोड़ा सा लिख लें फिर से सॉल्व करके, तो देखिए सेम साइन में तो ऐड होता है और साइन वही लगेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 24 और 16 होता है 40, और साइन क्या लिखेंगे माइनस, माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, कितने से कट करें इसको हम 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 से कट करेंगे तो ये 10। ठीक है, फिर अगेन 2 से कट करिए तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 24 2 जा कितना होता है 48 अपॉन 5, सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा ये माइनस में, तो 5 9 जा 45, ठीक है, 0.3 बचेगा 30, 5 6 जा 30 यूनिट लिख दीजिए, तो कितना आंसर आ गया आपका -9.6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया बेटा, ये ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए। अब इतना लंबा अगर आप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट देखिए आपके पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूले में तो एक बार m लिखना ही पड़ेगा ना, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, hi की वैल्यू कितनी है हमारी -3 सेंटीमीटर, ho की वैल्यू कितनी है +2, f निकालना ही है, f माइनस u की वैल्यू कितनी है -16। ठीक है, यहां से देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा फॉर्मूले, अगर आपको ये पता हो तो इधर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये -3 ये प्लस हो जाएगा ना, इसको हम इधर लेते आते हैं तो कितना हो जाएगा f प्लस 16 ब्रैकेट लगा के रखेंगे, ये हो जाएगा 2f। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए, -3f
प्लस माइनस माइनस 16 3 जा 48 2f, ठीक है। 3f को उधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा 2f, वो उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 5f इज इक्वल टू माइनस 48, तो f इज इक्वल टू माइनस 48 अपॉन 5, ध्यान से देखिए वही आ गया ना हमारा, ये कितना हो जाएगा माइनस 9.6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये थोड़ा हमको इजी पड़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये फायदे हैं इन फॉर्मूलों को लर्न करने के। मेरे ख्याल से आपको बातें बेटा समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देन आफ्टर दैट 6 7 एंड 8। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जिसको आप लगाएंगे तो लगाते लगाते आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि अप्लाई कैसे करना है जो पीछे पड़े हुए कॉन्सेप्ट, ठीक है कि नहीं। और शायद आप इसको करने के साथ साथ ये समझ जाएं कि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपके सही मायने में कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए हैं थ्योरेटिकली उसको मजबूत करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज्यादा असर्शन रीजन के क्वेश्चंस लगाएंगे, समझ लीजिएगा फिजिक्स उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हेन डज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, व्हेन डज अ कॉन्वेक्स मिरर, पॉइंट आउट करिएगा कॉन्वेक्स की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड का लिटरली सेंस होता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है, क्लियर है। तो कब कॉन्वेक्स मिरर जो है मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, माइंड में कॉन्वेक्स मिरर बन जाना चाहिए अभी तक आपके, ठीक है। अब ये बताइए पोल यहाँ होता है और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड या पॉलिश्ड साइड ही हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना बेटा, इधर तो कुछ भी नहीं होता। सारी बातें याद आ गई होंगी कि दो तरीके का केस पढ़े थे, एक बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस यानी एट इंफिनिटी और एक इंफिनिटी और पोल के बीच में। दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज बनता है हमेशा कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसमें हमेशा याद रखिएगा जो इमेज है ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, मैग्नीफाइड तो कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। पर क्वेश्चन में डिमांड है कि कब कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड आर। बताइए ऑब्जेक्ट तो आपका इस साइड होगा, एफ सी तो इधर है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एफ स्मॉल में है यानी ये फोकल लेंथ की बात हो रही है, ये फोकल लेंथ और ये आर, ठीक है कि नहीं। एफ और आर के बीच में बताइए कभी नॉन पॉलिश साइड इधर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका तो मिरर की तरफ होना ही फेल कर जाएगा, और यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट दिख ही रहा है गलत हो गया है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से रॉन्ग हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, r इज इक्वल टू 2f होता है यानी कारण इधर ही, अगेन वही चीज है नॉन पॉलिश साइड, ये भी हमारा गलत हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f यानी यहाँ पे रखने की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों कंडीशन तो यही है ना कि मिरर के जस्ट अपोजिट रख रहे हैं, मिरर तो इस साइड है, इमेज तो इधर ऑब्जेक्ट रखने पे बनेगा ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तब इमेज बनेगा, और ऑब्जेक्ट जब आप इधर रखोगे तो इमेज जो भी बनेगा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो मैग्नीफाइड का सवाल ही नहीं है, और ये तो तीनों क्वेश्चन जो बातें बोले वो तो इधर के ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। हमारे पास क्या बचा हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नेवर 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 वी गेट मैग्नीफाइड इमेज थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बोला था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा कॉन्वेक्स में बनता है, और एक ही केस है, लास्ट केस था जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में जो है क्या था हमारा बेटा, फोकस और पोल के बीच में जब हमारा क्या था ऑब्जेक्ट था कॉनकेव मिरर में, तब वर्चुअल इरेक्ट मिलता था। लेकिन दोनों में यही डिफरेंस है कि वहां कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इरेक्ट मिल रहा था तो वहां इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, जबकि कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, न कि मैग्नीफाइड होगा। तो ये हो गया हमारा पहले का जवाब। फिर
दूसरे पे चलते हैं, लेकिन इसको हटा देते हैं, स्पेस कैप्चर कर लेंगे ना, हम यहाँ का इस्तेमाल कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, एक वर्चुअल इमेज हमें चाहिए। वर्चुअल बोलते ही याद रखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ, तो यानी ये कहाँ कहाँ बनेगा, हमें कॉन्वेक्स में हर केस में बनेगा, कॉनकेव में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तब बनेगा। तो वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बताइए, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए, ऑब्जेक्ट से बड़ा कब मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर में कभी नहीं बनता है ना, कहां बनेगा, कॉनकेव मिरर में बनेगा। ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए बेटा, पहला ऑप्शन हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ही अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो याद रखिएगा वो हमेशा साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ओके बेटा, ठीक है, कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, साइज इमेज का छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। ओके, रब कर दे रहा हूं, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अ कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे माइंड में ये इमेज आपका कॉन्वेक्स का आ जाना चाहिए, सारी बातें यहाँ मेंशन हो जानी चाहिए। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, ध्यान से देखिए, इसके फोकल लेंथ को कितना बोला गया है, एफ। ठीक है, इधर ही है तो प्लस एफ। ठीक है, प्रोड्यूसेस एन इमेज, एक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से ध्यान से देखिए तो सॉल्यूशन दिख रहे हैं 7th का। ठीक है, तो गिवन फ्रॉम फिगर, ठीक है, इन अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज ये 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज का मतलब हाइट से ही ले रहे हैं, तो 1/nth। ठीक है, 1/nth ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमको यहां रिलेशन दिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इमेज जो प्रोड्यूस हो रहा है ये इतना है ऑब्जेक्ट के साइज का, तो करें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर का मतलब यहाँ पे पोल से है। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम पोल हमको क्या देखना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे है तो आपको पता ही है कि इसमें दो केसेस अगर हम लेके चले, ठीक है, ठीक है, तो दो केसेस में कौन सा दो केस ले रहे हैं, एक पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला फोकस से जाएगा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है। ठीक है कि नहीं, जाएगा क्या, लगता है ना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा इमेज फॉर्म ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हमारा रिलेशन हो गया। चलिए अप्लाई करते हैं, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब क्या निकालना है, बोलिए, तो ये दिया हुआ है फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये है हमारे पास है, एंड फोकल लेंथ हमारा एफ है। ठीक है, टू फाइंड क्या निकालना है हमें बेटा, यू निकालना है। ठीक है, चलिए कॉन्वेक्स है तो याद रखिएगा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, बाकी सब चीजें आपको दिख ही रही हैं। ठीक है, दोनों वर्चुअल हैं तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिंस m इज इक्वल टू, क्योंकि h की बात हो तो मैग्निफिकेशन की जरूरत होगी, और ये होता क्या है हमारा -v/u, मिरर के केस में याद रखिएगा। तो एच आई की वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा, 1/n इंटू एच ओ अपॉन एच ओ इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, क्या v दिया हुआ है हमारे पास,
नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ है और हाइट दिया हुआ है ना। ऑप्शन पे चलते हैं। एक है एन एफ, एक है एफ बाई एन, एक है एन प्लस वन एफ, एक है एन माइनस वन इंटू एफ, है ना। बताइए क्या किया जाए। तो यहां से देख लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यू। हमारे पास एफ है, एच आई एच ओ है, एच आई एच ओ है, एफ है, यू। ध्यान से देखिए, ये हमारा लॉजिक लग गया। इसका मतलब है कि अगर हम यहां से इस पैटर्न से निकाले तो हमारा वी निकलेगा। क्या निकलेगा, वी निकलेगा। और वी की वैल्यू फिर हमें मिरर फॉर्मूला में रखना होगा, वो काफी लेंदी हो जाएगा ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें क्या, ठीक है, ये इसको कर ले। चलिए कर लेते हैं। अच्छा, आपको इससे भी समझ में आ जाएगा। वी बाई यू, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल हो गया। तो ये बताइए, यहाँ से माइनस इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू अपॉन एन, माइनस यू अपॉन एन। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ये मिरर को हम थोड़ा हटा देते हैं, स्पेस चाहिए हमें। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे बाई मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, इस पे रख ले या डायरेक्ट बी पे रखते हैं। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस यू अपॉन एन। ठीक है, प्लस 1 अपॉन यू, इसको ऊपर ले चलते हैं तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन यू को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन यू को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एन। ठीक है बेटा, यू इधर ले चलो, एफ इधर ले चलो, तो ये देखो इस तरीके से आ गया हमारा u इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू एफ। ओके, ऑप्शन देखते हैं है क्या, 1 माइनस एन इंटू एफ। देख लीजिए कहीं दिखा, n माइनस वन इंटू एफ है, 1 माइनस एन इंटू एफ कहीं दिख रहा है क्या। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एक चीज की, जब हम अननोन को निकालते हैं तो साइन के साथ वो वैल्यू आती है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन ऐसा कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो निगेटिव होनी चाहिए ना, यानी माइनस आप यहाँ से कॉमन लीजिए। जैसे ही आप माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देखिए, माइनस अंदर डाल के यही आएगा ना, ये हो जाएगा। माइनस साइन ये बाहर बस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है कि नहीं, तो माइनस साइन बस ये बता रहा है, पर हमारा क्वेश्चन है डिस्टेंस केवल देखना है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात, माइनस साइन ये बताएगा कि लेफ्ट साइड है ना, डिस्टेंस की बात करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बेटा इस तरीके से करना है। तो साइन कन्वेंशन का सारा इस्तेमाल देख लीजिए कैसे हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया बेटा, n माइनस वन इंटू एफ। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अच्छा ये जो क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव है पर इस तरीके से समझा रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सब्जेक्टिव भी आया तो आप इसको इसी पैटर्न पे करेंगे। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक है, क्या है देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है कि नहीं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो पहले कॉनकेव मिरर बन जाए हमारा, सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पी हो गया, एफ, सॉरी फोकस है नहीं, कैपिटल एफ हो गया, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ पे
ये हो गया हमारा एफ, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है देखिए कॉनकेव का, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपका देखिए 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा तो -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है तो देखिए ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, आपको यही से आइडिया लग गया होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा, ठीक है बेटा। तो u की वैल्यू हमारी क्या होगी, साइन कन्वेंशन के साथ -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी। अब ये सी बात है कि हमको इमेज यहाँ कहीं मिलेगा a डैश b डैश, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज फाउंड विल बी। अब बताइए इमेज जो बनेगा, आपको खुद दिख रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, तो बताइए रियल वाले तो ऑलरेडी गलत हो गए, वर्चुअल वाले सही होंगे, यानी सी और डी ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है कि नहीं। तो वर्चुअल, अब बताओ इन फ्रंट ऑफ बनेगा कि बिहाइंड बनेगा, तो ध्यान से देखो वर्चुअल बनेगा और बिहाइंड बनेगा, तो बिहाइंड में तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी अब हमको इस यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे पहले गिवन फ्रॉम फिगर इन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लिखते ही आपको सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ आनी चाहिए ना। u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, यानी टू फाइंड में ध्यान से देखिए, एक तो ये पूछ रहे हैं नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, वी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, बिहाइंड का मतलब है कि इधर बनेगा, यानी प्लस में आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास यू वी एफ से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, बाय मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे देखो हमें 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। तो 1/f पहले वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u माइनस एफ अपॉन u इंटू एफ, ठीक है बेटा। सॉरी यहाँ पे v है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो ये भी ऊपर इन्वर्टेड कर दे रहे हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, यू एफ अपॉन u माइनस एफ, ओके। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू है -10, f की वैल्यू है -20, इसमें मल्टीप्लाई का साइन, u की वैल्यू -10 माइनस -20, ओके। तो v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 10 जा 200, और यहाँ देखो -10 प्लस 20, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 200 अपॉन, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बताए बड़ा ये है, बड़े का साइन 20 है तो प्लस होगा, 20 में से 10 जाएगा 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, इसलिए तो इसलिए हमें देखो v क्या मिलेगा, प्लस साइन के साथ मिलेगा, +20, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। अब आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वर्चुअल एंड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। पैटर्न देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना सीख लीजिए, ओके। ठीक है, हम लोग अपने आसान रीजन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी इस बेसिस पे और भी क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से, ओके। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रीजन असर्शन रीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। असर्शन रीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स में जो हमारे ऑप्शंस हैं वो पहले गिवन रहते हैं, देन उसके बिहाफ पे हम
अपने असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स लेकर के चल रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एक नॉर्मल है, एक थोड़ा समझने लायक है। अगर आपने प्रैक्टिकल मिरर से रिलेटेड किया होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, हमारे पास चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं। असर्शन के लिए देखिए हम ए सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, रीजन के लिए आर सिंबल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो रीजन है वो सही से असर्शन ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है कि नहीं। दूसरा है असर्शन और रीजन तो दोनों सही हो, लेकिन जो रीजन है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं। जबकि हमारा सी ऑप्शन है कि असर्शन तो सही है, ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स। एंड लास्ट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। चलिए तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। असर्शन में बोला जा रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा वर्डिंग कि कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस, ठीक है। रियल इमेजेस फॉर्म नहीं कर सकता है कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर से ध्यान से समझिए, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए, इसमें पोल इधर होता है, फोकस इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, ठीक है कि नहीं। और आपको इतना बोलते ही याद आ जाना चाहिए कि सारे इमेजेस हमारे इधर बनते हैं और बिहाइंड द मिरर बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसका मतलब रियल इमेजेस कभी कॉन्वेक्स में फॉर्म नहीं होगा। जब रियल इमेज कॉन्वेक्स में फॉर्म नहीं होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये पहला असर्शन यही तो बोल रहा है ना कि कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, तो ये हमारा क्या है, सही है, ट्रू है असर्शन का स्टेटमेंट। रीजन का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज। कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, अगर पैरेलल रे जा रहा है तो आपने पढ़ा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स अवे ना, इन सच अ वे दैट इट सीम्स दैट इट कम्स फ्रॉम फोकस। तो ये बताइए, ये कह रहा है कि कन्वर्ज कर देता है रे को, ठीक है कि नहीं। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज, दोज आर इंसिडेंट ऑन इट। ये बताओ, ये जो रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर ये इंसिडेंट हो रहा है तो ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस की ओर इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है क्या, नहीं, ये क्या कर रहा है, मूव्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि नॉट कन्वर्जेस, बल्कि यहाँ पे क्या है, डाइवर्ज कर रहा है ना। डाइवर्ज करने का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है कि नहीं। तो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, बल्कि इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, डाइवर्ज होना चाहिए था, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द पैरेलल रेज, दोज आर इंसिडेंट ऑन इट। इट का मतलब यहाँ मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है कि नहीं। तो कन्वर्ज के स्थान पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डाइवर्जेस। अगर डाइवर्जेस होता तो हम कहते कि मेरा रीजन सही है, पर ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा गलत है। केवल हमारा क्या सही है, असर्शन सही है। असर्शन सही, रीजन गलत। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को लगाएंगे, सी ऑप्शन को। ओके बेटा, तो हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, क्या कह रहे हैं। द ग्राफ फॉर v वर्सेस u ऑफ अ कॉनकेव मिरर फॉर्मिंग रियल इमेजेस फॉल्स विद इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देख लो, u और v जो कि कौन सा इमेज फॉर्म कर रहे हैं, रियल इमेज फॉर्म कर रहे हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ की बात कर रहे हैं, इस पे ग्राफ पे फोकस करिए। क्या ग्राफ u वर्सेस v का जो कॉनकेव मिरर में बनता है रियल इमेज को ध्यान में रखते हुए, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्या। थोड़ा सा इसको देखते हैं। ऊपर वाला हम असर्शन रीजन क्वेश्चन को हटाते हैं।
ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले हम कॉनकेव मिरर तो बनाए, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में ये बताइए रियल इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा हमेशा इधर होगा, जो भी इमेज बनेगा रियल वो इधर बनेगा, अंदर तो बनेगा नहीं, तो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये बताइए हमारा जो u है वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो ये v है वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब u और v दोनों निगेटिव होंगे और हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये x और ये माइनस x है, ये y और ये माइनस y है, ठीक है। अगर हम इसमें से एक को u और एक को v मान लेते हैं, मान लीजिए हम इसको u मान लेते हैं और इसको v, तो ये बताइए u और v दोनों निगेटिव है, तो इसमें तो आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या होगा, u की वैल्यू निगेटिव होगी, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे क्या होगा, दोनों निगेटिव होंगे, है ना। और यहाँ दोनों हमारे निगेटिव हैं, जबकि यहाँ पे देखो u की वैल्यू पॉजिटिव है, v की वैल्यू निगेटिव, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ u और v हमारे दोनों क्या है, निगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, जबकि यहाँ क्या बोला है, सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग, ठीक है। तो असर्शन और रीजन हमें ये पढ़ने पे, असर्शन पढ़ने पे ये पता चल रहा है कि हमारा असर्शन गलत है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बल्कि इस स्थान पे क्या होगा, थर्ड, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा रीजन में क्या बोल रहे हैं, देखिए, फॉर कॉनकेव मिरर्स, ऑब्वियसली बात है कॉनकेव मिरर के लिए फिर से बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फॉर रियल इमेजेस u इज नेगेटिव, देखिए u नेगेटिव है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। v इज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फॉर रियल इमेजेस, देखो रियल इमेजेस के लिए बोल रहे हैं, रियल तो इधर बनेगा ना, वर्चुअल इधर होगा, और इधर होता है तो पॉजिटिव लेते हैं ना हम, v के लिए इधर है तो v क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ क्या बोल रहे हैं, v पॉजिटिव होगा, यानी ये हमारा गलत है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए था। अगर निगेटिव होता तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता रीजन का, और ये भी गलत है, तो ध्यान से देखिए, असर्शन भी फॉल्स, रीजन भी फॉल्स, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे ऑप्शन नंबर डी, असर्शन रीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स में सही होगा, ठीक है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, पकड़ पा रहे होंगे कि किस तरीके से समझ करके हमको असर्शन और रीजन को और अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। असर्शन और रीजन के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, टॉपिक्स की समझ अच्छी होनी चाहिए, इमेज की समझ अच्छी होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन की समझ अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, असर्शन रीजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने असर्शन और रीजन देख लिया, हम लोगों ने एमसीक्यू आज देखा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देख लिया, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, दो चार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है कि नहीं, और उसके बेसिस पे फिर आप आगे अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम नंबर 1। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा ये पहला प्रॉब्लम है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा प्रॉब्लम। तो when an object is placed at a distance of 60 centimeter, तो आपको समझ में आ ही होगा, convex mirror, from a convex mirror, then the magnification produced is 1/2, ठीक है। क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ठीक है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हो, जहां मैग्निफिकेशन क्या बन रहा हो, इमेज का 1/2, ठीक है। तो वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो अब कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन का डिमांड है कि फिर कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें फिर से कि मैग्निफिकेशन जो 1/2 था 1/2 ना हो करके 1/3 हो जाए, कितना हो जाए, 1/3 हो जाए, ओके। क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा।
तो मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। तो उसके बिहाफ पे हम अपने न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 को सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर की। माइंड में एक फिगर होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आप उतना अच्छा जवाब दे नहीं पाएंगे या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले वाले केस में तो ये हम कह रहे हैं फिगर ए। पहले वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था? ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी। ये सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं। u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ, ठीक है, क्लियर है। और तो वेयर, तो दूसरे वाले केस में कह रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यानी फिर से हमें u निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन फ्रॉम फिगर ए, ठीक है कि नहीं? ए फिगर के आधार पे देख रहे हैं क्या है। देखो, जब u की वैल्यू -60 सेंटीमीटर थी, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। तो यहाँ जरूर लिख लीजिएगा इन अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। और m की वैल्यू कितनी है? 1/2, ठीक है। तो हमें क्या करना है? टू फाइंड, क्या पता करना है हमें? u पता करना है, ठीक है। कब? फॉर m इज इक्वल टू 1/3। जब हमारा u इतना था, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस तरीके से दिया हुआ था, तो मैग्निफिकेशन इतना आ रहा था। तो कह रहे हैं जब मैग्निफिकेशन इतना हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना होगा इस मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए इसको कैसे स्टार्ट करें। तो आप ये बताओ, मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, u है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में u, अच्छा ध्यान से देखिए, पहले वाले केस में हम अगर v निकाल लें, ठीक है कि नहीं, तो दूसरे वाले केस में u अगर चेंज होगा तो v भी तो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो है कि v निकाल के हम दूसरे वाले केस में तो रख नहीं सकते हैं। तो हमारे पास फिर क्या चीज ऐसा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज होने से या मैग्निफिकेशन चेंज होने से उस वेरिएबल पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा केवल हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। तो हमें फोकल लेंथ निकालना होगा, ठीक है कि नहीं? तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है बेटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो m की वैल्यू हम पहले 1/2 रखते हैं, तो -v, ठीक है, अपॉन u की वैल्यू कितनी है? -60, ठीक है कि नहीं? कहाँ से उठा के लिख रहे हैं बेटा? जो गिवन है वहां से, ठीक है। तो ये देखिए माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/2 यानी 30, वो भी क्या सिंबल आएगा? +30, ठीक है कि नहीं? क्या? सेंटीमीटर। इस कंडीशन में आपको पता ही है कि v30 होना चाहिए और v पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो पॉजिटिव है ही। तो देखिए हमारे पास v आ गया, ठीक है। और v तो बदलता रहेगा ना, पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट का चेंज करते रहेंगे। तो हम अब ध्यान से देखिए, हमारे पास u है, v है, तो हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर ऑब्जेक्ट के सिचुएशन के लिए। तो हमारे पास है फिर मिरर्स फॉर्मूला, तो बाय मिरर्स फॉर्मूला आप ये चीज डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है कि नहीं? पर हम इस पैटर्न पे कर रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मूला आपको याद रहे ना रहे। तो देखिए मिरर्स फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो uv/u प्लस v, तो f इज इक्वल टू u की वैल्यू रखते हैं, u की वैल्यू कितनी है? -60 इंटू v की वैल्यू कितनी है? +30 अपॉन u की वैल्यू -60 प्लस, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि प्लस ही है 30, ठीक है।
तो यहां से देखिए तो कितना आ गया हमारा, F इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 1800 अपॉन -60 + 30 कितना हो जाएगा, -30 माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे तो देखिए 60, तो इसलिए F इज इक्वल टू कितना आ गया, +60 सेंटीमीटर। और प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि वाकई में ये कन्वेक्स मिरर ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। अब ये हमारा अगर फोकल लेंथ आ चुका है, ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हमको यू निकालनी है, एम दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो फोकल लेंथ से हम क्या कर लेंगे बताइए, चलिए रख करके देख लेते हैं। नाउ अब हमारे पास फोकल लेंथ है, एम है, यू निकालना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नाउ सिंस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है कि नहीं। तो यहां से देखिए एम की वैल्यू कितनी है, 1/3, एम की वैल्यू 1/3, एफ की वैल्यू 60/60 माइनस यू, कहां से रखा है वैल्यू, फ्रॉम सेकेंड, है ना। और ये 1/3 कहाँ से है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 60 माइनस यू इज इक्वल टू 63 जा 180 हो जाएगा। यू को इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो देखिए 60 माइनस 63 जा 180 इज इक्वल टू यू। तो यू हमारा आ गया -120 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये। अब आप कहोगे क्यों, यही फॉर्मूले से निकलेगा क्या। अब इस सिचुएशन में ध्यान से देखिए, हमारे पास m है, हमारे पास फोकल लेंथ है, दो ही चीज तो गिवन है ना, तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस वाले कंडीशन में पता है, तो हमको ना तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते क्योंकि देखिए हमारे पास न u है न v है, ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता है, ठीक है कि नहीं। और क्या लगा सकते हैं बताइए, तो हमारे पास अब बचा क्या, ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें जो चीज निकालना है वो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कह रहे हैं वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब हमें यू निकालना होगा ना, यू की वैल्यू निकालनी होगी, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, h हाइट दी हुई है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से निकालना होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल आर दिया है। याद रखिएगा साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हम करेंगे, जो भी गिवन वैल्यूज है अननोन की तो खुद ही आ जाएगी ना, ठीक है। सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, याद रखिएगा रियल इमेज हमें इसमें मिलेगा जिसका मैग्निफिकेशन 2 है, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि जब रियल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन 2 है, याद रखिएगा मैग्निफिकेशन में भी साइन कन्वेंशन चलता है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको जोड़ करके देखेंगे तभी साइन कन्वेंशन अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, हमें लोकेशन ऑफ इमेज भी देखना है, इसका मतलब हमें वी भी पता करना है, ठीक है। दूसरा डिमांड है हमारा कि हमें बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, कि मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करता है, ऑलवेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज ही क्यों प्रोड्यूस करता है, ठीक है कि नहीं। रियल
इन्वर्टेड इमेज क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इन ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें फिगर बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यू भी नहीं पता, वी भी नहीं पता है, तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ रखेंगे। हाँ, हमें आर पता है तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, मिरर कौन सा हमारे पास है, कॉनकेव मिरर, तो लिखेंगे इन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कैसा इमेज हमारा, रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। ठीक है, अब रियल इमेज है तो वी भी हमारा निगेटिव ही आना चाहिए क्या। ठीक है, वी भी निगेटिव आना चाहिए और यू तो हमारा निगेटिव रहेगा ही। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, देखिए तो हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दिया हुआ हमारे पास h, r की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ही होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही जनरली बनाते हैं। r की वैल्यू देखो कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड होने के कारण -20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो रियल इमेज अगर हो गया तो सोचिए हमारा u भी निगेटिव v भी निगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे फॉर्मूला माइनस के साथ है तो माइनस में आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन। ठीक है, टू फाइंड, क्या निकालना है इसमें, पहली बात तो हमें u निकालना है, दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे, दूसरा v निकालना है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब m हमारे पास है, r है, तो सबसे पहले हम f निकालते हैं। तो सिंस focal length is equal to r/2, this implies that f is equal to -20/2, 2 से कट कर दें, यूनिट यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो f is equal to -10 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। दूसरा हमारे पास m गिवन है। ठीक है, तो देखिए सिंस m इज इक्वल टू -v/u होता है मिरर फॉर्मूला के केस। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है, -2 -v/u, माइनस से देखिए माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो इसलिए v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2u। ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, f हमें पता है, u और v, v जो है u के टर्म्स में पता है, तो हम यहाँ से फोकल लेंथ निकालते हुए, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम अपना पहला पार्ट u निकालते हैं। तो लिखेंगे बाई मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है -10, 1/v की वैल्यू कितनी है 2u, 1/u, माइनस ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/u कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस 1 है ना, इसको सॉल्व करिए, 2 1 जा 2 और 1 3/2 ना, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 3/2 u नीचे रहेगा ना, यहाँ से देखिए तो ये इधर चला जाएगा, ये सब उधर चला जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस इधर ले लेते हैं 10, 2 से कट करेंगे 5, तो इस तरीके से हमारा u इज इक्वल टू कितना आ गया -5 3 जा 15 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, माइनस साइन तो बस ये बताएगा कि इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में बोलेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ओके बेटा, तो ये हमारा u आ गया है, u की वैल्यू उठा करके हम सेकंड इक्वेशन में रख दें, इसको हम थोड़ी देर के लिए थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। तो इन इक्वेशन सेकंड बाय पुटिंग u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू -15 सेंटीमीटर, तो इसलिए v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बताएगा, रियल इमेज है ना, इन्वर्टेड होगा। चलिए तो यहां से हेंस लोकेशन ऑफ इमेज, जैसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वैसे लिखेंगे। लोकेशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है कि नहीं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या बोला मैंने, लोकेशन ऑफ द इमेज, देखिए 30 सेंटीमीटर, माइनस साइन को आप इस तरीके से लिख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। रब करता हूं इसको। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हमें मिरर फॉर्मूले से ये समझाना है कि हमेशा क्यों कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होता है। ओके बेटा, तो चलिए हम इसको समझाने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, बाय मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही क्यों बनाता है, तो v 1/v को यहाँ छोड़ दीजिए, 1/f माइनस 1/u लिखते हैं। ठीक है कि नहीं, यहां से थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा बताइए, तो v इज इक्वल टू f इंटू यू अपॉन u माइनस f होगा। f इंटू यू, देख लीजिए ये u इधर आएगा, f इधर जाएगा, तो u माइनस f, और नीचे f इंटू यू। तो जब इसको इन्वर्ट करोगे तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब देखिए, इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज आपको पता ही है कि जो f है वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0, एंड जो u होगा वो तो हमेशा निगेटिव होगा, यानी लेस देन 0। ठीक है कि नहीं, तो पॉजिटिव होगा और ये u निगेटिव होगा, हेंस इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हेंस इन इक्वेशन नंबर 1 f की वैल्यू भी पॉजिटिव, u की वैल्यू निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए f की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू निगेटिव। ठीक है, यहां से समझ सकते हैं आप, यहां से भी समझ सकते हैं। इसको 1 बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए f की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू निगेटिव। जब ये u की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये क्या आ जाएगा इधर, तो इसके स्थान पे हम इससे ही समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखिए f की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव, और u की वैल्यू निगेटिव। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पूरी वैल्यू ऐड होगी, माइनस साइन हट ही जाएगा, तो हर जगह से क्या आएगा, ठीक है, v गेट, क्या मिलेगा हमें, जो v मिलेगा वो हमें मिलेगा इज पॉजिटिव, दैट इज v भी हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है, जब v हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो साइन कन्वेंशन के बिहाफ पे आप देख लीजिए, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है कि नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और जब भी मिरर के अंदर बनेगा
तो यानी स्क्रीन पे नहीं बनेगा। जब स्क्रीन पे नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दिस इंप्लाइज दैट इमेज इज ऑलवेज virtual. Image is always virtual. ठीक है, in convex mirror. ओके बेटा, तो ये इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे होंगे, प्रॉब्लम्स क्लियर हो रहे होंगे। तो ये आपको आज मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज कराए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन करवाए और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करने आया होगा, मैग्निफिकेशन में कब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा इसको भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है कि नहीं? आप इसी तरीके से क्वेश्चन और भी सॉल्व करते रहिए। कहीं दिक्कत हो तो आप बेझिझक मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच।